नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने एक लेख में कहा कि महिला आरक्षण से जुड़ा संसद का यह निर्णय महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को नई शक्ति और उचित स्थान देगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि आगामी 16 अप्रैल को संसद का विशेष सत्र बुलाया जाएगा, जिसमें महिलाओं के लिए आरक्षण को बढ़ावा देने वाले इस महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा कर उसे पारित किया जाएगा। सितंबर 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित होने का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि 2029 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव महिला आरक्षण के प्रावधानों के साथ कराए जाने चाहिए। महिला सशक्तिकरण पर प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते 11 वर्षों में शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं और वित्तीय समावेशन के जरिए देश में महिलाओं की भागीदारी मजबूत करने के लिए एक अनुकूल माहौल तैयार किया गया है। महिला आरक्षण को लेकर के भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी बातें की और कहा कि बड़े राष्ट्रीय हित का विषय है और प्रधानमंत्री ने सभी सांसदों से अपील करते हुए कहा कि वो नारी शक्ति के लिए इस महत्वपूर्ण कदम का पूरे दृढ़ संकल्प के साथ समर्थन करें। असम विधानसभा की सभी 126 सीटों के लिए आज सुबह 7 बजे से मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से जारी है। असम विधानसभा चुनाव के लिए मतदान जारी है। प्रदेश के मतदाता आज शाम 6 बजे तक अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। असम विधानसभा चुनाव में 126 सीटों के लिए कुल 722 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 663 पुरुष और 59 महिलाएं शामिल हैं। असम के इस विधानसभा चुनाव में हेमंत बिस्वा शर्मा, गौरव गोगोई और बदरुद्दीन अजमल सहित कई प्रमुख चेहरों की राजनीतिक किस्मत का आज फैसला होगा। असम विधानसभा चुनाव के लिए राज्य में 2.5 करोड़ से अधिक मतदाता हैं, जिनमें पुरुष और महिलाओं की संख्या लगभग बराबरी पर है। पूर्वोत्तर राज्य असम में हो रहे विधानसभा चुनाव के लिए 18 से 19 वर्ष आयु वर्ग के 6.4 लाख से अधिक युवा मतदाता पहली बार मतदान करेंगे। चुनाव आयोग ने स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए पूरे राज्य में कुल 31,490 मतदान केंद्र बनाए हैं। चुनाव आयोग की तरफ से लैंगिक समानता की दिशा में मजबूत कदम उठाते हुए राज्य में 4021 मतदान केंद्र पूरी तरह से महिलाओं द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरलम मतदाताओं से चुनाव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड तोड़ भागीदारी केरलम की लोकतांत्रिक भावना को और अधिक सशक्त बनाएगी। प्रधानमंत्री ने असम की जनता से अपील की है कि वो बड़ी संख्या में मतदान करने के लिए बाहर आएं। पीएम ने आशा जताई कि राज्य के युवा, पुरुष, महिलाएं और महिला मतदाता उत्साहपूर्वक भाग लेंगे। पुदुचेरी विधानसभा की सभी 30 सीटों के लिए आज एक ही चरण में मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से जारी है। पुदुचेरी विधानसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री एन रंगासामी और पूर्व सीएम वी वैथिलिंगम समेत कुल 294 उम्मीदवार आज चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। चुनाव आयोग ने स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए पूरे केंद्र शासित प्रदेश में कुल 1099 मतदान केंद्र बनाए हैं। चुनाव आयोग द्वारा 209 संवेदनशील और 5 अत्यंत संवेदनशील मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण मतदान के लिए माइक्रो ऑब्जर्वर और अतिरिक्त केंद्रीय बल तैनात किए गए हैं। तमिलनाडु में चुनाव प्रचार जोरों पर है। डीएमके नेता और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन आज 2 जनसभा को संबोधित करेंगे। स्टालिन आज धर्मपुरी और कृष्णागिरी में रैली करने वाले हैं। चुनाव आयोग की तरफ से समावेशी चुनाव की दिशा में 30 पिंक बूथ महिलाओं द्वारा, 15 युवाओं द्वारा और 2 मतदान केंद्र पूरी तरह दिव्यांग कर्मियों द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग द्वारा सभी मतदान केंद्रों पर लाइव वेबकास्टिंग और आवश्यक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। केरलम विधानसभा की सभी 140 सीटों के लिए आज सुबह से मतदान प्रक्रिया सुचारू रूप से है जारी। केरलम विधानसभा चुनाव में 140 सीटों के लिए कुल 883 उम्मीदवार मैदान में हैं, जो आज चुनावी मैदान में अपना भाग्य आजमा रहे हैं।
केरलम के इस विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, वीडी सतीशन और राजीव चंद्रशेखर सहित कई प्रमुख चेहरों की राजनीतिक किस्मत का आज फैसला होगा। केरलम विधानसभा चुनाव के लिए राज्य में 2,71,00,000 मतदाता हैं, जो आज नई सरकार चुनने के लिए मतदान कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए पूरे राज्य में कुल 30,495 मतदान केंद्र बनाए हैं। चुनाव आयोग द्वारा 2040 संवेदनशील बूथों पर निगरानी रखने के लिए 76,000 सुरक्षा कर्मियों और केंद्रीय बलों की 160 कंपनियों को तैनात किया गया है। मतदान प्रक्रिया में मतदाताओं की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आज पूरे राज्य में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। असम चुनाव में 11 बजे तक करीब 39% वोटिंग, केरलम में 33% से ज्यादा मतदान, पुदुचेरी में 37% वोटर टर्नआउट। तीनों मुख्यमंत्रियों की सियासी किस्मत का होगा आज फैसला। पूर्वी मेदिनीपुर, हल्दिया, खेत, अमलोक में प्रधानमंत्री ने चुनावी रैली की। पश्चिम बंगाल विधानसभा के लिए 294 निर्वाचन क्षेत्रों में 2 चरणों में 23 और 29 अप्रैल को मतदान होगा। पीएम मोदी ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल की निर्मम सरकार राज्य को पीछे धकेल रही है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए धुआंधार प्रचार है जारी। भाजपा के स्टार प्रचारक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आसनसोल में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। भाजपा के स्टार प्रचारक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के सूरी में चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। कर्नाटक की 2 विधानसभा सीट बागलकोट और दावणगेरे दक्षिण पर उपचुनाव के लिए सुबह से मतदान जारी है। उपचुनाव के सुचारू संचालन के लिए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई है। बागलकोट विधानसभा क्षेत्र से वरिष्ठ कांग्रेस विधायक HY मेती और दावणगेरे दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से शमनूर शिवशंकरप्पा के निधन के कारण चुनाव कराना आवश्यक हो गया था। मतगणना 4 मई को होगी। भाजपा नेता और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान सिंगूर में किसानों की बैठक में शामिल होंगे, जिसके बाद वो कोलकाता के राष्ट्रीय पुस्तकालय में स्वर्णकार समुदाय के सम्मेलन में भाग लेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी पश्चिम बंगाल में प्रचार करेंगे। नितिन नवीन मालदा में स्थानीय खेल क्लबों के साथ बैठक करेंगे और उत्तरी दिनाजपुर के चाकुलिया में जनसभा को संबोधित करेंगे। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि राज्य की कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है और जनता पूरी तरह बदलाव का मन बना चुकी है। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने पवन खेड़ा के आरोपों पर कहा कि राष्ट्रहित से जुड़ा गंभीर मुद्दा है और जिस तरह से नाम में शब्दों के साथ हेरफेर करके पासपोर्ट का खेल खेला गया, वो भविष्य में सामने आ जाएगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से मॉरिशस और संयुक्त अरब अमीरात की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। अपनी यात्रा के पहले चरण में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर मॉरिशस के 9वें हिंद महासागर सम्मेलन में भाग लेंगे और मुख्य भाषण देंगे। सम्मेलन से इतर डॉक्टर एस जयशंकर मॉरिशस के शीर्ष नेतृत्व और अन्य प्रतिभागी देशों के प्रतिनिधियों के साथ द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। अपनी यात्रा के दूसरे चरण में विदेश मंत्री 11 से 12 अप्रैल तक संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा करेंगे, जहां दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाने के लिए चर्चा होगी। पश्चिम बंगाल के पारीहाटी में भाजपा उम्मीदवार रत्ना देवनाथ के साथ प्रचार के दौरान कथित दुर्व्यवहार को लेकर राज्य में सियासी पारा गर्मा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड यानी कि HRRL परियोजना से जुड़े केंद्रीय कैबिनेट के फैसले का किया स्वागत। गुजरात पर मल्लिकार्जुन खड़गे की टिप्पणियों पर नितिन नवीन ने कहा कि सरदार पटेल और महात्मा गांधी भी उसी गुजरात से आए थे और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश को आगे ले जा रहे हैं, इसलिए ये उनकी बेवकूफी है। तृणमूल कांग्रेस नेता और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज पानीहाटी में चुनावी रैली को संबोधित करेगी। दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में आज विश्व नवकार महामंत्र दिवस के मौके पर एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें गृहमंत्री अमित शाह शामिल हुए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नमन करने से अहंकार के पिघलने की शुरुआत होती है। साथ ही उन्होंने जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की प्रशंसा की। बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे।
जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को जानें फटाफट अंदाज में। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कुवैत के अपने समकक्ष ओसामा खालिद बुदई से वर्चुअल माध्यम से बैठक कर द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को और विस्तार देने पर चर्चा की। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने खाड़ी सहयोग परिषद के महासचिव जसीम अल बुदैवी के साथ भी वर्चुअल वार्ता की। दोनों पक्षों ने आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता दोहराई। भारत और चिली के बीच मुक्त व्यापार समझौते को लेकर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने चिली के विदेश मंत्री फ्रांसिस्को पेरेज मैक्केना के साथ वर्चुअल बैठक की। भारत और यूएई के बीच नए क्षेत्रों को विस्तार देने और रणनीतिक साझेदारी को नई ऊंचाइयों तक ले जाने पर सहमति बनी है। केंद्रीय मंत्री ने यूएई के विदेश व्यापार मंत्री संग वर्चुअल वार्ता की। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने क्वांटम मिशन की प्रगति और आरडीआई फंडिंग की स्थिति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि डीप टेक फंडिंग को गति मिली है, साथ ही टीडीबी को लगभग 100 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और बीआईआरएससी को 200 के करीब बायोटेक आवेदन मिले हैं। भारतीय स्टील इंडस्ट्री ने वित्त वर्ष 2026 में 10.7% की शानदार वृद्धि दर्ज की, जिससे भारत का स्टील उत्पादन 168.4 मिलियन टन तक पहुंच गया है। स्टील मंत्रालय के अनुसार भारत ने 2025-26 में अपने निर्यात में भी 35.9% की वृद्धि की। वहीं अब 2030 तक इसे 3 करोड़ टन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। भारत में मछली उत्पादन 2019-2020 में 141.64 लाख टन से बढ़कर 2024-25 में 197.75 लाख टन हो गया। औसत वार्षिक वृद्धि लगभग 7% दर्ज की गई। भारत का सी फूड निर्यात मजबूत और सतत वृद्धि दर्ज कर रहा है, जो पिछले 11 वर्षों में 7% की औसत वार्षिक दर से बढ़ा है। इस अवधि में समुद्री उत्पादों का निर्यात दुगने से ज्यादा हुआ है। गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी यानी कि गिफ्ट सिटी का फंड मैनेजमेंट इकोसिस्टम पिछले 5 वर्षों में 60 गुना बढ़कर $32 अरब का हो गया है, जो कि मार्च 2020 में $0.5 अरब पर था। गिफ्ट सिटी के मुताबिक इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में फंड मैनेजमेंट इकाइयों की संख्या करीब 25 गुना बढ़कर 202 पर पहुंच गई है, जो कि मार्च 2020 में 8 पर थी। खरीफ सीजन 2026 के लिए फास्फेट और पोटेशियम उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दरें निर्धारित करने के उर्वरक विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इसके लिए अनुमानित बजटीय आवश्यकता लगभग 41,533 करोड़ रुपए होगी, जो खरीफ सीजन 2025 से लगभग 4,317 करोड़ रुपए ज्यादा है। दिग्गज ऑटोमोबाइल कंपनी हुंडई मोटर्स इंडिया लिमिटेड की कीमतों में 1% तक की बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। नई कीमतें 1 मई से होगी प्रभावी। कंपनी ने मूल्य वृद्धि के पीछे विभिन्न लागत वृद्धि का हवाला देते हुए कहा कि वृद्धि की मात्रा वेरिएंट और मॉडल के आधार पर अलग अलग होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति के अनुसार ईरान और उसके आसपास तब तक अमेरिका के सभी जहाज, विमान और सैन्यकर्मी तैनात रहेंगे जब तक कि युद्ध विराम पर असली सहमति का पूरी तरह से पालन नहीं हो जाता। साथ ही ट्रंप ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर किसी भी वजह से ऐसा नहीं होता है तो फिर गोलीबारी शुरू हो जाएगी। हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने का समझौता रद्द होता दिख रहा है। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट में फिर से जहाजों को रोकना शुरू कर दिया है। लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ इजरायल के हमलों के जवाब में ईरान ने यह कदम उठाया है। हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले तेल टैंकरों को रोक दिया गया है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने साफ कहा है कि अमेरिका को संघर्ष विराम या इजरायल के जरिए युद्ध जारी रखने में किसी एक को चुनना होगा। बुधवार को भी इजरायली लड़ाकू विमानों ने पूरे लेबनान में कई हवाई हमले किए, जिसमें कम से कम 254 लोग मारे गए और 1165 अन्य लोग घायल हो गए।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू दोनों ही नेताओं ने इस पर कहा कि सीज़फायर समझौते में हिजबुल्लाह शामिल नहीं है। ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने कहा कि लेबनान को भी अस्थायी संघर्ष विराम समझौते में शामिल किया जाना चाहिए। वहीं युद्ध विराम पर संशय के चलते कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों में भारी उछाल आया है। ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स 3.31% बढ़ा, तो वहीं अमेरिकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड में 4.2% की बढ़ोतरी दर्ज हुई। व्हाइट हाउस के बाहर दर्जनों प्रदर्शनकारी जमा हुए और अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच स्थायी संघर्ष विराम की मांग की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में नेटो की आलोचना की है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि जब हमें नेटो की जरूरत थी तब उन्होंने साथ नहीं दिया। नॉर्थ कोरिया ने 6 से 8 अप्रैल के बीच कई मिलिट्री टेक्नोलॉजी का टेस्ट किया, जिसमें एक टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल का क्लस्टर बम वॉरहेड और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हथियार सिस्टम शामिल रहा। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने कहा है कि उनकी सरकार 1 मई को कर्मचारियों की आय में जिम्मेदाराना बढ़ोतरी करेगी। पेरू के उम्मीदवार रॉबर्टो सांचेज ने लीमा में रैली के साथ अपना चुनाव प्रचार किया समाप्त। अर्जेंटीना की संसद की ओर मार्च कर रहे प्रदर्शनकारियों के साथ पुलिस की झड़प हुई। प्रदर्शनकारी मौजूदा ग्लेशियर संरक्षण को बनाए रखने की मांग कर रहे थे। फरवरी में सीनेट ने एंडीज ग्लेशियरों की रक्षा करने वाले कानून में एक सुधार को मंजूरी दे दी। इस विधेयक का पर्यावरण समूहों ने विरोध किया है। म्यांमार की संसद ने गुरुवार को 30 मंत्रियों की एक सूची को मंजूरी दे दी है, जो जुंटा प्रमुख मिन हांग लाइंग के मंत्रिमंडल में काम करेंगे। लॉस एंजलिस में कैटामाइन क्वीन के नाम से मशहूर एक ड्रग डीलर को 2023 में हुई फ्रांस स्टार मैथ्यू पेरी की मौत के मामले में 15 साल की जेल की सजा सुनाई गई। एशियाई मुक्केबाजी में भारतीय मुक्केबाजों का कमाल जारी। 48 किलोग्राम भार वर्ग में मीनाक्षी ने जीता गोल्ड। मंगोलिया की मुक्केबाज को हराकर दर्ज की जीत, तो प्रीति और प्रिया ने भी लगाया गोल्डन पंच। सीनियर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों का दमदार प्रदर्शन जारी। ग्रीको रोमन में 97 किलोग्राम वर्ग में नीतीश ने जीता रजत, वहीं सचिन और प्रिंस ने जीता कांस्य। आईपीएल में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा। ये मुकाबला कोलकाता अपने होम ग्राउंड ईडन गार्डन्स में खेलेगी। इंडियन प्रीमियर लीग में बुधवार को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए बेहद रोमांचक मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने दिल्ली कैपिटल्स को आखिरी गेंद पर 1 रन से हरा दिया। दिल्ली की ओर से केएल राहुल ने खेली 52 गेंदों पर 92 रन की पारी, लेकिन टीम को नहीं दिला पाए जीत। दिल्ली की इस सीजन की ये पहली हार। कॉमनवेल्थ स्पोर्ट का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल 2030 में प्रस्तावित राष्ट्रमंडल खेलों की तैयारियों की समीक्षा के लिए बुधवार से गुजरात के 4 दिवसीय दौरे पर पहुंचा। कैंडिडेट्स टूर्नामेंट दिव्या देशमुख को 9वें दौर में मिली हार, आर वैशाली ने दी मात। भारतीय अंडर 20 महिला टीम ने अपने अंतिम ग्रुप सी मैच में बुधवार को चीनी ताइपे को 3-1 से हराया। हालांकि जीत के बावजूद टीम नॉकआउट में जगह नहीं बना पाई। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में पीवी सिंधु आज खेलेंगी प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबला। चीन की वांग जी यी से होगा सामना। वहीं एचएस प्रणॉय भी आज खेलेंगे प्री क्वार्टर फाइनल मैच। चीन के वांग होंग यांग से होगा सामना। होंग यांग को पहले दौर में मिला था वॉकओवर। यूएफए चैंपियंस लीग फुटबॉल प्रतियोगिता में पेरिस सेंट जर्मेन की टीम ने क्वार्टर फाइनल में पहले लेग का मुकाबला अपने नाम कर लिया है। टीम ने लिवरपूल को 2-0 से हराया। यूएफए चैंपियंस लीग फुटबॉल प्रतियोगिता में
एथलेटिको मैड्रिड ने क्वार्टर फाइनल के पहले लेग का मुकाबला अपने नाम कर लिया है। टीम ने कैंप न्यू में खेले गए मैच में बार्सिलोना की टीम को 2-0 से किया परास्त। रूस के दानियल मेदवेदेव मोंटे कार्लो मास्टर्स से हुए बाहर। इटली के मैथियो बैरेटिनी ने 6-0, 6-0 के सीधे सेट में हराया। हार से बौखलाए मेदवेदेव ने रैकेट पर निकाला गुस्सा, जमीन पर पटक कर रैकेट को तोड़ा, जमीन पर 6 बार पटका रैकेट। अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने दर्ज की जीत, चिली के क्रिस्टियन गैरिन को 4-6, 6-4, 7-5 से हराया। आज बेल्जियम के जिजो बर्ग से होगा सामना। 2024 मोंटे कार्लो मास्टर्स के उपविजेता कैस्पर रूड ने भी जीत का सिलसिला रखा बरकरार। फ्रांस के क्वारंटीन माउटेट को दी मात। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। नमस्कार।